आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार। अगस्त महीने की 4 तारीख है आज। इससे पहले कि आप लोग वीकेंड के अपने प्रोग्राम्स में मसरूफ हो जाएं, आइए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनते हैं, एनालिसिस को जानते हैं। मैं हूं नितिन ठाकुर, स्वागत है आपका दिन भर में। दिल्ली स्थित देश की सबसे बड़ी अदालत के 2 फैसले आज दिन भर छाए रहे। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहत मिल गई है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। वहीं ज्ञानवापी केस में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज करके फैसला सुनाया कि बिना खुदाई एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। दोनों खबरों के कई पहलू हैं, टटोलेंगे। प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। करीब 2 दर्जन देश इसकी मेंबरशिप चाहते हैं। उन्हें क्या फायदा होगा और क्यों कहा जा रहा है कि इसे लेकर भारत चीन में खींचतान है। फिर आपको बताएंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 8000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। इसके बाद सुनेंगे भौचक खबर, कैसे 6 भाइयों के बंटवारे में एंट्री हो गई है 7वें भाई की, जो उन्हीं के घर का एक कुआं है। चौंकिए मत, इत्मीनान से सुनिएगा। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से। शुक्रिया नितिन। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत, सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। इंडिया अलायंस के नेताओं ने किया फैसले का स्वागत। राहुल बोले, आज नहीं तो कल होती सच्चाई की जीत। राजस्थान में 19 नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी। गहलोत कैबिनेट ने लिया फैसला। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के बीच मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई शुरू। अगली तारीख 9 अगस्त की मिली। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को भी मिला 1 साल का सर्विस एक्सटेंशन। टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस, चार्जशीट में 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। तिहाड़ जेल के अंदर हुई थी वारदात। सिख विरोधी दंगा केस में जगदीश टाइटलर को राउज एवेन्यू कोर्ट से अग्रिम जमानत। पुलबंगश हत्याकांड में है आरोपी। हरियाणा के नूह मेवात में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 4 घंटे में 200 से ज्यादा झुग्गियों पर चला बुलडोजर। श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 आतंकी, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। और अमेरिका में 2020 के चुनाव पलटने की कोशिश के आरोपों में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया निर्दोष। यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की, जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 133 दिनों तक संसद की सदस्यता गंवाए रखने के बाद आज राहुल गांधी का यह बयान आया तो कांग्रेसियों के मन में खूब लड्डू फूटे ही नहीं, चेन्नई में तो बंटे भी। दिल्ली में कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी भी की। वायनाड से संसद पहुंचे राहुल इसी साल की 24 मार्च को अयोग्य घोषित हुए थे और आज वो फिर से योग्य हो गए। 4 साल पहले राहुल ने कर्नाटक में मोदी उपनाम को लेकर एक बयान दिया था। हंगामा खूब मचा था, बात कोर्ट में भी पहुंची थी। बयान को संपूर्ण मोदी उपनाम वाले 13 करोड़ लोगों की मानहानि मानते हुए लोअर कोर्ट ने राहुल को अधिकतम सजा सुनाई थी। इसी में उनकी संसद सदस्यता भी चली गई। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब इस सजा पर रोक लगाई तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाली का रास्ता भी खुल गया। कोर्ट ने माना कि निचली अदालत और हाई कोर्ट फैसले में ये नहीं बता सके कि मानहानि मुकदमे में राहुल को अधिकतम सजा देने का कारण क्या था। कोर्ट ने राहुल को कहा कि उनका बयान गुड टेस्ट में नहीं था, उनको भी परहेज करना चाहिए था। इस पूरी सुनवाई के दौरान आज तक रेडियो की लॉ कॉरेस्पॉन्डेंट सृष्टि ओझा कोर्ट रूम में ही थी। उनसे हमने आज के फैसले को थोड़ा सा विस्तार में जाना। जी, जैसा कि आपने कहा, काफी बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीजें हैं जो कि नोट करना जरूरी है। पहला, जब ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को डेफेमेशन केस में कन्विक्ट किया, उन्होंने उन्हें 2 साल की सजा दी है। 2 साल की सजा किसी भी डेफेमेशन केस में मैक्सिमम एक सेंटेंस होता है जो दिया जाता है, और यूजुअली डेफेमेशन केसेस में मैक्सिमम सेंटेंस नहीं दिया जाता। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने मैक्सिमम सेंटेंस 2 साल का राहुल गांधी को दिया तो इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिटेल्ड रीजन एटलीस्ट बताए जाने जरूरी थे, क्योंकि इसका डायरेक्ट
इफेक्ट उनकी मेंबरशिप पे पड़ा है। अगर 2 साल से 1 दिन का भी कम का सेंटेंस उन्हें दिया जाता तो वो उनकी मेंबरशिप नहीं ली जाती। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने इस तरीके से सही नहीं किया, डिटेल रीजंस दिए जाने चाहिए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर राहुल गांधी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो इसका इफेक्ट सिर्फ उन पे खुद पे नहीं पड़ता पर उन लोगों पे पड़ता है जिन्होंने उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हें वोट देके इलेक्ट किया ताकि वो उन लोगों को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लोकसभा में रिप्रेजेंट करे। तो एक तरीके से ना सिर्फ राहुल गांधी का राइट इफेक्ट हुआ है इस चीज से, बल्कि उन लोगों का भी हुआ है, उस जनता का हुआ है जिन्होंने उन्हें वोट दिए। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन को नोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनका कन्विक्शन स्टे किया है। अच्छा सृष्टि, फौरी राहत ये शब्द तो बार बार कोट किया जा रहा है, लेकिन इससे एक सवाल बनता है कि अब आगे क्या ये राहत आगे और बड़ी बनेगी या तस्वीर पूरी बदलेगी? जी, अभी के लिए डेफिनेटली राहत है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा उनकी जो मेंबरशिप थी वो ले ली गई थी, वो पार्लियामेंट के सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे थे। अगर स्टे नहीं होता कन्विक्शन तो वो आगे जो आने वाले इलेक्शन है उनमें भी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ नहीं पाते, कंटेस्ट नहीं कर पाते। तो ये अभी के लिए डेफिनेटली एक राहत है। हाँ, ये बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रिलीफ तब तक है जब तक जो इन्होंने अपना कन्विक्शन चैलेंज किया हुआ है ऑलरेडी अपेलेट कोर्ट के सामने, जो कन्विक्शन है डेफेमेशन केस में, वो उसकी सुनवाई भी अब धीरे धीरे चलेगी, पर जनरली इन केसेस में सुनवाई होने में टाइम लगता है। तो अगर वो ट्रायल लंबे समय तक चलता और उस पूरे समय राहुल गांधी अपनी मेंबरशिप नहीं ले पाते, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाते, तो वो उनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस होता। तो एज ऑफ नाउ एक बड़ा रिलीफ है, लेकिन जब तक उनका कन्विक्शन का जो चैलेंज है उस पर ऑर्डर नहीं आता, यूजुअली इन केसेस में ऑर्डर आने में टाइम लगता है, लेकिन अगर इसके आगे क्या होगा वो डिपेंड करेगा एज टू वेदर जो कोर्ट है वो उनकी कन्विक्शन के चैलेंज को अपहेल करती है या रिजेक्ट करती है। अगर रिजेक्ट करती है और उनका कन्विक्शन को मेंटेन करती है तो हो सकता है वो फिर से उस ऑर्डर को चैलेंज करे। तो जैसे मैंने कहा, ये लंबी प्रक्रिया है। अपील के ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं आपके पास। आप अपेलेट कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन यूजुअली जो स्टे के ऑर्डर्स हैं वो जो कोर्ट सुन रही होती है मामला, वो एक्सटेंड कर ही देती है। तो एज ऑफ नाउ एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपनी मेंबरशिप जो है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वापस से फंक्शन कर सकते हैं। तो इट्स डेफिनेटली एक बिग रिलीफ है फॉर राहुल गांधी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि। और कोर्ट के इस फैसले के साथ ही राहुल के वकील का बयान भी आया कि उनकी संसद सदस्यता वापस मिल जाएगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि इसके लिए हम स्पीकर के पास जाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल करने वाले पूर्णेश मोदी ने कहा है कि लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वहाँ हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। खैर, अब जब राहुल की संसद वापसी का रास्ता खुल रहा है तो हमने बात की इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से और पूछा कि राहुल गांधी को सजा के समय उन्होंने विपक्ष को सेनापति विहीन कहा था, तो क्या आज राहुल को उनके कवच कुंडल वापस मिल गए? इसका कुल मिलाकर के मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव या कई बड़े पॉजिटिव और एक दो नेगेटिव इश्यूज भी हो सकते हैं। पॉजिटिव की बात करें तो सबसे पहला कि भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद से विदेश के अपने दौरों में और तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी से जो ऑपोजिशन का नैरेटिव अगर आज ज्यादा सुदृढ़ लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है, वो इस वजह से है कि वो राहुल गांधी के कारण है। राहुल गांधी ने ऑपोजिशन की स्पेस को काफी मोमेंटम दिया और इस कारण से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने उसमें कंट्रीब्यूट किया और राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव ना लड़ पाना एक नेगेटिव हो जाता, क्योंकि सेनापति अगर नहीं सामने आएगा तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब ये देखना है जल्द से जल्द अगर उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है और वो चुनाव कम से कम लड़ सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, तो वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। पहला, कांग्रेस के लिए इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि आज की तारीख में अगर देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही पार्टी के अध्यक्ष हों, लेकिन चेहरा कांग्रेस का और मोटिवेशनल फैक्टर या जो पार्टी की कमान जिसे कहेंगे, जिसमें अंग्रेजी में कहा जाता है कि द बक स्टॉप्स हियर, कि फाइनल फैसला जो लेते हैं वो राहुल गांधी लेते हैं। और उस संदर्भ में अगर राहुल गांधी वापस चुनाव लड़ेंगे
तो उनकी इक्विटी जो है वो बरकरार हो गई है अब। तो ये कांग्रेस को एक बड़ा फायदा होगा। दूसरा, कांग्रेस का जहां पक्ष रखना होगा वहां पब्लिक रैलीज में या पार्लियामेंट में या कहीं भी वो राहुल ज्यादा मजबूती से रख पाएंगे, और इनफैक्ट वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूज करेंगे पार्टी के कार्डर को रैली करने के लिए। देखिए, मेरे साथ अन्याय किया हुआ था और मेरे साथ अब जाके ठीक हुआ है, तो एक अपॉर्चुनिटी बनाएंगे इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने को पॉलिटिकली प्रोजेक्ट करने के लिए। दूसरा, विपक्ष के लिए भी अच्छी खबर है। आप देखिए कि उनके बहाली के उनके खिलाफ जो सेंटेंसिंग हो, कन्विक्शन, उसको हटा दिए जाने के कारण जो सारा ऑपोजिशन स्पेक्ट्रम है उन्होंने उनको राहुल गांधी को कांग्रेचुलेट किया है। ये एक साइन है कि जो बंगलौर में जो 18 तारीख को जुलाई में बैठक हुई थी और वहां इंडिया नाम का एक कोalition बनाया गया था, ये उसके लिए बूस्ट है कि राहुल गांधी जैसा नेता जो है वो एक सांसदी का चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि दो लोग जो बड़े नेता थे सबसे ज्यादा, वो दोनों चुनाव नहीं लड़ सकते थे, एक राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव। वो किसी भी अलायंस के लिए अच्छी खबर नहीं है कि अगर आपके बड़े नेता फील्ड में आपको लीड ना कर सकें। तो वो एक अच्छी खबर है। राहुल गांधी के साथ सामंजस्य बिठा करके विपक्ष अपनी मुहिम को नरेंद्र मोदी सरकार बीजेपी के खिलाफ थोड़ी सी गति दे पाएगा। अच्छा राहुल जी, जब राहुल गांधी अयोग्य घोषित हुए थे तो कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन में एक भ्रम जैसा बना था। अब जब उनका चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हुआ है तो क्या माना जाए कि वही अपने दल और विपक्षी खेमे के नेता रहने वाले हैं? राहुल गांधी का वापस आ जाना का मतलब है कि कांग्रेस को अब ये लगेगा, देखिए पहले कांग्रेस जो पहली बैठक हुई थी तो उसमें ममता बनर्जी वगैरह ने कहा था कि हम कांग्रेस रूल स्टेट में नहीं जाएंगे। जून 23 को बैठक हुई थी पटना में, इस कारण से कि वो कांग्रेस रूल स्टेट में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस का थोड़ा सा दबदबा होने के कारण वो दूसरी मीटिंग को जून 18 को बैंगलोर ले गए और उससे कांग्रेस शासित क्षेत्र में कांग्रेस की वर्चस्व की थोड़ी सी एक बुनियाद रखी गई कि कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, और बाकी पार्टियों को उसके डोमिनेंस को थोड़ा फैक्टर इन करना पड़ेगा। लेकिन उसमें परेशानी यह है कि अगर ऑपोजिशन का नैरेटिव अगर आज स्ट्रांग होता है आने वाले दिनों में इस फैसले के कारण, ये बाकी ऑपोजिशन की गतिविधियों के कारण, तो कांग्रेस के अंदर एक फीलिंग जरूर आएगी कि जो प्रधान चुनाव होगा तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस जरूर देखना चाहेगी। और इसमें आकर के एक कैच आ जाती है, क्योंकि जुलाई 18 को जो बैठक हुई थी उसमें जो ट्रिकी इश्यूज कहते हैं, जो जटिल प्रश्न होते हैं, उन पे कोई बातचीत ही नहीं की गई थी कि कौन इंडिया नाम की कोalition का मुखिया होगा या फेस होगा। इसको टाल दिया गया था। टाला इसलिए गया था क्योंकि ये विषम स्थिति है जिसमें बहुत सारे दावेदार हो सकते हैं। ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार कई सालों से शेरवानी शपथ के लिए प्रधानमंत्री के सिलवाए बैठे हैं। तो इसको लेकर के काफी एक नया एलिमेंट जुड़ जाता है राहुल गांधी के आने से। अगर कांग्रेस में ये फीलिंग आती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं अलायंस के, तो वो जो अलायंस की एकता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम की परेशानी की का सबब बन सकता था। ये परेशानी एक है। दूसरी जो प्रॉब्लम कांग्रेस के लिए अभी आने वाले दिनों में इसमें आएगी कि ये जो कांग्रेस के लिए परेशानी आएगी कि राहुल गांधी का एक वर्किंग स्टाइल है। वो सांसद नहीं थे, थोड़ा बैकफुट पे थे, मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है पार्टी के ब्रेड एंड बटर फैसले जो होते हैं कि अगर अशोक गहलोत और उनमें लड़ाई हुई सचिन पायलट में, तो चेहरा जो है फ्रंट में वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी के थोड़े बलवान हो जाने से, ताकतवर हो जाने से इस फैसले के बाद राहुल गांधी का एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है और वो काफी समय से जो ओल्ड गार्ड है कांग्रेस का वो उसको पसंद नहीं करते। तो क्या आने वाले दिनों में सचिन पायलट जैसे नेता जो कि रिलीफ चाह रहे हैं, राहुल गांधी के मजबूत होने से उनकी उम्मीद बढ़ेगी। टीएस सिंहदेव का मामला सुलझाने की कांग्रेस ने कोशिश करी मगर वहां अभी तक सुलझा नहीं है। तो राहुल गांधी अगर डोमिनेंट हुए पार्टी के अंदर तो कुछ जो सीनियर्स हैं पार्टी में वो लोग थोड़े सशंकित हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी से शायद उनकी पटरी नहीं बैठती है। तो ये कांग्रेस के अंदर थोड़ी सी एक डायनेमिक्स जो है वो थोड़ी सी ज्यादा चलेगी आने वाले दिनों में। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल।
आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची। कड़ी सुरक्षा, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, इस सब के बीच 8 बजे के करीब एएसआई टीम के 61 मेंबर्स ने साइंटिफिक सर्वे शुरू कर दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे से खुद को अलग रखा। ना तो कोई वकील मौजूद था, न मस्जिद कमेटी का कोई मेंबर था। बाकायदा मुस्लिम पक्ष ने शासन को चिट्ठी लिखकर कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में रोक लगाने की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक वो इस सर्वे से अलग ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई भी, फैसला भी आ गया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की, मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज किया और कहा कि ज्ञानवापी में सर्वे जारी रहेगा। तो मुस्लिम पक्ष के पुरजोर विरोध और कंसर्न्स के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो इसके आधार क्या रहे? हमने पूछा ग्राउंड पर मौजूद हमारी रिपोर्टर अनिशा माथुर से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका आई थी एएसआई सर्वे के खिलाफ, उसमें मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था कि अगर सर्वे होता है उससे भारत में सौहार्द पर और उस वाराणसी में आपसी भाईचारे पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरी बात ये कही गई थी कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन होता है, क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर जो है उस जगह का उसको बदलने की कोशिश की जा सकती है। एक बहुत बड़ी दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ने ये भी दी थी कि उनको घबराहट है कि अगर ये सर्वे रिपोर्ट बाहर आई तो जो पुराने जख्म कुरेदे जा रहे हैं उनकी वजह से देश में गड़बड़ी हो सकती है और जो बाबरी मस्जिद में हुआ वो यहाँ पर भी हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी दलीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, इस स्टेज पर सर्वे की रिपोर्ट बाहर आने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो केस है इस पर सुनवाई अभी हुई ही नहीं है। जब डिस्ट्रिक्ट जज केस की सुनवाई करेंगे तब वो देखेंगे कि किस चीज को बतौर सबूत लेना है, किस चीज को बतौर सबूत नहीं लेना है। दूसरी बात चीफ जस्टिस ने ये भी कही कि देखिए, सीपीसी यानी कि जो सिविल प्रक्रिया का जो कानून है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके अनुसार किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज को पूरा हक है कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत है, किसी स्टडी की जरूरत है जो कि कोर्ट अपने बूते पर नहीं कर सकता, तो कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो किसी कमीशन को या किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को उस स्टडी करने की, वो सबूत लाने के लिए कहें। और यही काम डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने फिलहाल किया है, क्योंकि एएसआई जो है वो एक साइंटिफिक बॉडी है, वो भारत की सरकारी एजेंसी है जो कि इस तरह के रख रखाव है मॉन्यूमेंट्स के, उसका काम करती है। कोर्ट ने ये भी आश्वासन दिया है कि एएसआई ने अपने हलफनामे में आश्वासन दिया है कि वहां पर कोई खुदाई, कोई तोड़फोड़, कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे जो वहां पर स्ट्रक्चर है उसको हल्का सा भी नुकसान पहुंचे। तो ये जो डर की बात कही गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो कोर्ट ने सही नहीं मानी। ये बात थी सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आज सुबह से शुरू हुए इस सर्वे में क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं वाराणसी और वहां मौजूद हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक। देखिए, तकरीबन 7:45 बजे के आसपास एएसआई की टीम पहुंची थी और 8 बजे के से ये सर्वे शुरू हुआ है। ये सर्वे 4 घंटे तक पहले राउंड में चला, जब 12 बजे तक सर्वे हुआ और तकरीबन 2 घंटे का एक ब्रेक लिया गया, क्योंकि इस दौरान आज जुमे की नमाज थी इसी ज्ञानवापी परिसर में, मस्जिद में। उसके बाद जब नमाज खत्म हुई उसके बाद एक बार फिर एएसआई ने अपना सर्वे शुरू किया और अभी भी वो सर्वे थोड़ी देर और चलकर वो शाम 7 बजे खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के सर्वे में जो बातें समझ में आई, क्योंकि कई लोग हिंदू पक्ष के उस सर्वे में शामिल थे, उनका कहना था कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सर्वे किया जा रहा है। इसके पहले जो एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया था उसमें जो चीजें आंखों से दिखी उसे एडवोकेट कमिश्नर ने अपने सर्वे में उसे शामिल किया था, उसे लिखा था। लेकिन इस बार जो टीम है एएसआई की और साथ साथ इनके साथ जो एक्सपर्ट की टीम आईआईटी कानपुर की आई हुई है, इन लोगों ने पहले तो 3-4 अलग अलग टीमें बनाई। कुल 40 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 टीमें बनाई गई और इन 4 टीमों ने अलग अलग जगहों पर अपना सर्वे शुरू किया है। जो हिंदू पक्ष के कई वकील मौजूद थे, उनका कहना था कि एक जो स्ट्रक्चर के खंबे हैं, खंबे पर बने हुए प्रतीक चिन्ह है, इसको नापा जा रहा था, इसको साफ किया जा रहा था।
इसको देखा जा रहा था। अगर कोई दीवारों पर बनी हुई आकृति है उसको अलग तरीके से उसकी मैपिंग हो रही थी। अगर कोई चट्टानों पर बनी हुई है तो उसको अलग तरीके से उसकी मैपिंग हो रही थी। लेकिन आज कुल मिलाकर लंबाई चौड़ाई जो नापने का पूरा मामला था सर्वे की तरफ से किया गया। हालांकि कई मशीनें भी लगाई गई। कौन कौन सी ये मशीनें हैं, पहले भी एएसआई ने कहा है कि वो जीपीआर जो है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, उसके जरिए वो ये सर्वे करने वाला है और कुछ मशीनें आज इस्तेमाल भी हुई हैं। अब जहां तक हमारी जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक करीब 4 हफ्तों तक ये सर्वे चलेगा और इस सर्वे की जो रिपोर्ट होगी वो वाराणसी की जो जिला अदालत है उसको सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सर्वे को हरी झंडी दे दी, यानी कि जो भी विघ्न बाधा थी सर्वे को लेकर के वो सर्वे आज वो विघ्न बाधा खत्म हो गई और अब हर दिन ये सर्वे होगा और अगले 4 हफ्तों का जो वक्त है उसमें ये सर्वे अपना पूरा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक। 2009 में G7 के बरक्स 4 विकासशील देशों ने एक संगठन बनाया था। मकसद था इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़ी स्ट्रेटजी तैयार करना। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, भारत शामिल थे। तो चारों देशों के इनिशियल्स को मिलाकर नामकरण हुआ ब्रिक। 2010 में चीन का न्योता मंजूर करके साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो पांचों ने मिलकर बनाया ब्रिक्स। अब एक दशक बाद इस संगठन में विस्तार का दौर शुरू होने जा रहा है। 22 देशों ने संगठन का हिस्सा बनने के लिए अर्जी आगे बढ़ा दी है, मगर कहा जा रहा है कि भारत चीन के बीच इन्हें लेकर थोड़ी खींचतान है और दोनों ही देश इस ग्रुप में अपना दबदबा चाहते हैं, तो नए मेंबर्स की एंट्री को लेकर सहमति नहीं है। इस साल का ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग में होना है और साउथ अफ्रीकन राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को इसमें हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी का इस बारे में प्रोग्राम तय हुआ भी है। वो 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे। तो सवाल उठ रहा है कि जो 2 दर्जन देश ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, इससे उन देशों को क्या फायदा है और ब्रिक्स को भी कोई फायदा है क्या? ये जानने के लिए हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। देखिए, ब्रिक्स एक ऐसा संगठन बनाया गया था जो वेस्ट के खिलाफ नहीं, वेस्ट के समक्ष अपनी बात कह सके और उसमें ज्यादा इकोनॉमिक इश्यूज थे और उस इकोनॉमिक इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग 2009 में बना था जो फॉर्मलाइज हो गया धीरे धीरे करके। और ब्रिक्स कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको इजाद किया हो, ये एक नाम था जिससे लोग जुड़ गए। BRICS जो पहले BRIC था, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया। तो एक ऐसे संगठन में ज्यादा से ज्यादा मेंबर होना एक अच्छी बात तो है, लेकिन साथ साथ जितने ज्यादा मेंबर्स बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस उतनी बढ़ती है। सिर्फ मेंबरशिप ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि 12 देश इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसके सदस्य बनना चाहते हैं और 7 का उन्होंने नाम भी लिया। तो वो जैसे बता रही थी उससे ये लग रहा था कि ये सारे इकोनॉमिकली स्ट्रांग देश हैं जो किसी न किसी तरह ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन एक वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस और वेस्टर्न स्टेट्स के समक्ष खड़े होने के लिए अपनी भी कोई एक सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं को पहचान कर इन देशों को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे बड़े राज्य हैं, जैसे इजिप्ट है, तो वो बन सकता है, लेकिन इससे जो ब्रिक्स का जो मूल सिद्धांत था कि ज्यादा से ज्यादा साउथ के राज्य इससे जुड़े, वो बदलना नहीं चाहिए। और कई बार बहुत बड़ी संस्थाएं भी हो जाती हैं, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता जा रहा है, वो अपना अस्तित्व ही भूलते जा रहे हैं। यानी जो जिस चीज के लिए बने थे वो आपसी तकरार के चलते वो बात आगे नहीं बढ़ पाती है। एक नीति के आधार पर राज्यों का इसमें इंक्लूजन होना चाहिए और ऐसा नहीं हो कि ये अनबेरेबल हो जाए और एक बहुत बड़ी संस्था हो जाए जिसका कोई महत्व नहीं रह जाए। तो कुछ आधार पर, कुछ सिद्धांतों पर इसका विस्तार होना चाहिए और इस विस्तार में जुड़ने वाले साउथ के राज्य तो हो ही, साथ में एक समक्ष अर्थव्यवस्थाएं भी हो जो अपना कंट्रीब्यूशन, चाहे वो मौद्रिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, वो कंट्रीब्यूशन करें। मसलन भारत या ब्रिक्स के जितने सदस्य हैं उन सब ने
$75 बिलियन का सपोर्ट IMF और वर्ल्ड बैंक को बढ़ाने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इनके साथ इसके वोटिंग राइट्स भी बढ़ाए जाएं, या जो प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स है वो IMF और वर्ल्ड बैंक में, वो भी बढ़ाया जाए। तो वैसे राज्यों को उसको इसमें इंक्लूड करना जरूरी होगा। जैसे ब्राजील चाहता है अर्जेंटीना बन जाए, साउथ अफ्रीका चाहता है इजिप्ट बन जाए। तो ऐसे देश जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, जो पाश्चात्य देशों का रेजिस्टेंस कर सकें, उनका विरोध कर सकें या उनके समक्ष खड़े हो पाए। कि जियोपॉलिटिक्स इसका इनिशियल उद्देश्य नहीं था, वो बाद में जुड़ा है। और खासकर चीन जैसे जैसे ताकतवर होता जा रहा है, वैसे इसका जियोपॉलिटिकल इंटेंशंस भी हो रहा है। अमिताभ जी, नए देशों की मेंबरशिप पर आपत्ति की बात आई है। हालांकि भारत ने तो देखिए औपचारिक तौर पर नकार दिया इसे, लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहूंगा ये बात उठी ही क्यों? देखिए, विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि इसको एक्सपैंड किया जा रहा है, विरोध इसलिए हो रहा है कि एक सिद्धांत बनाया जाए। विरोध वस्तुतः इसलिए कि ये बहुत बड़ी संस्था न बन जाए और अनविल्डी न बन जाए, यानी किसको संभालने लायक न हो वैसी संस्था न बन जाए। और जितनी बड़ी संस्था बनेगी, गतिरोध उतना ज्यादा होगा, और गतिरोध से आर्थिक व्यवस्था, और हमारे ग्लोबल साउथ में भी कोई ये नहीं है कि ग्लोबल साउथ के कंट्री सब समक्ष हैं, सब एक बराबर हैं और सबकी आर्थिक समानताएं, उनकी आपस में विषमताएं भी हैं, उनके राज्यों के दूसरे देशों से तकरार भी है। अगर वो राज्य इस संस्था के सदस्य बने तो जाहिर है संस्थाओं में या संस्थाओं के भीतर एक द्वेष जैसी भावना रहेगी। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहने के चलते, एक प्रिंसिपल्ड अप्रोच नहीं रहने के चलते इसमें राजनीति आ जाएगी, जो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इकोनॉमिक है, या इकोनॉमिक्स के तहत है कि एक संस्था ऐसी बने जो IMF और वर्ल्ड बैंक के एकाधिकार को चुनौती दे पाए। अगर वैसे राज्य आना चाहे तो इसमें किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए। सिर्फ सिद्धांत ये मानते हैं कि इस पर कोई एक विचार करके एक अग्रीड प्रिंसिपल के तहत इन राज्यों को इसका सदस्य बनाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से एक आंकड़ा आया है। आंकड़ा जारी हुआ है बस्तर संभाग शिक्षा विभाग से, परेशान करने वाला है थोड़ा। 8,000 से ज्यादा बच्चे दाखिले के बावजूद स्कूल में नहीं जा रहे। सरकार का दावा है कि सरकारी स्कूल्स में हर गांव का हर बच्चा जा रहा है। बच्चों को शिक्षा से जुड़ी तमाम सुविधाएं दी जा रही है, साइकिलें तक बांटी गई हैं। इसके बावजूद 8,000 से ज्यादा बच्चे स्कूल जा क्यों नहीं रहे, ये जानने के लिए हमने बात की छत्तीसगढ़ में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर धर्मेंद्र महापात्रा से। देखिए, बस्तर में जो जितने आदिवासी है वो डिपेंड होते हैं खेती बाड़ी में। सबसे बड़ा कारण ये सामने आया है कि जो आदिवासी क्षेत्र में जो परिवार रहते हैं जिनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, वो आर्थिक रूप से इतने कमजोर है कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, और वो खेती बाड़ी सहित जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी में लगा रहे हैं बच्चों को। जो भी परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार के लिए ये बच्चों को स्कूल नहीं भेज के अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, मतलब जो भी इनसे काम करा रहे हैं। ये बस्तर संभाग के 7 जिले का है, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर। धर्मेंद्र, क्या सरकार जो बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ प्लान भी कर रही है? शिक्षा विभाग का यह कहना है कि इन बच्चों को तलाशा जाएगा और स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही उनके परिजनों से भी चर्चा की जाएगी। शिक्षा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर श्री आदित्य के अनुसार यह कार्यक्रम जल्द प्रारंभ कर दिया जाएगा ताकि सारा त्यागने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। और वक्त है भौचक का, आ गए हैं जमशेद। भाइयों के बीच में जायदाद के बंटवारे को लेकर सिर पुटौल की खबरें तो आपने बहुत सुनी होगी। भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती, यहां तक कि जमीन के टुकड़े के लिए सर तक खुल जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बस्ती में बंटवारे के वक्त एक ऐसा कांड हो गया कि 6 के 6 भाई भौचक्का रह गए। पूरी कहानी बताते हैं। जगमोहन नाम के एक भाई साहब की जायदाद का बंटवारा होना था। 6 भाई थे, तो ये लोग गए लेखपाल के पास। कानूनी कार्रवाई के साथ बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन जब कागजात घर पर आए तो 6 भाइयों ने देखा कि कागजात में 6 की जगह
7 हिस्से थे। अब सब हैरान हो गए कि ये 7वां हिस्सा है किसका। कागजात को और खंगाला गया तो पता चला कि लेखपाल महोदय ने 6 भाइयों के अलावा उनके एक 7वें भाई का नाम भी लिख दिया है, और ये 7वां भाई उन्हीं के घर में बना हुआ कुआं है। जी हां, सही सुना आपने, घर में बना हुआ कुआं। सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन कागजात में यही लिखा हुआ है, 7वां पुत्र कुआं, पुत्र श्री जगमोहन। तो 6 के 6 भाई जिस कुएं से पूरी जिंदगी पानी खींचकर इस्तेमाल करते रहे, उसी कुएं के नाम बंटवारे के कागजात पर देखकर उनका गला सूख गया। सुनिए एक भाई विनोद कुमार को पूरी कहानी बता रहे हैं। सर, हरदेवानाथ एक गांव है, वहां पर घरौनी बना, लेखपाल और कानून गो के द्वारा घरौनी बनाई गई, जिसमें वहां पर 6 भाई, ऑलरेडी एक जगमोहन के 6 लड़के थे, उसमें 6 लोगों को हिस्सा कट गया। उसके बाद लेखपाल ने क्या किया, कुआं पुत्र जगमोहन एक अलग से उनके भाई को बना दिया गया, यानी 6 के बदले 7 कर दिया गया। इसमें लेखपाल और कानून गो के द्वारा धांधली की गई, जिसमें जो है इसकी सूचना जिलाधिकारी को दिया गया, तहसील दिवस में दिया गया, थाना दिवस में दिया गया, एसडीएम को दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा यही कहना है कि इस सर्वे को निरस्त करके पुनः सर्वे कराया जाए, क्योंकि ये सरासर गलत है। सरोज जी, जो कि 6 में से एक भाई की पत्नी है, उन्होंने ही इस मामले को लेकर एसडीएम को शिकायती पत्र लिखा और कहा कि ये एक साजिश है। उन्होंने जिक्र किया कि गाटा संख्या 144, जो कि आबादी वाली जमीन है, उसमें 6 सदस्यों का हिस्सा है, लेकिन लेखपाल और उनके एक देवर की मिली भगत से 6 भाइयों का हिस्सा बराबर नहीं बांटा गया। साथ ही कुएं को भी 7वां भाई दिखाकर 108 वर्ग मीटर जमीन उसके नाम पर कर दी गई। सदर के एसडीएम विनोद कुमार पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रथम दृष्टया ये त्रुटिपूर्ण प्रतीत हो रहा है, यानी ये क्लैरिकल मिस्टेक लग रही है, लेकिन फिलहाल कोई शासनादेश नहीं है संशोधन के बारे में, इसलिए राजस्व परिषद से संपर्क स्थापित करके नियमानुसार आगे का कार्य किया जाएगा। तो अभी 7वें भाई को जायदाद से कैसे निकाला जाएगा और उसकी संपत्ति बाकी 6 भाइयों में कैसे बटेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। और आज शुक्रवार का दिन है तो आता है बल्ला बोल। हफ्ते भर की क्रिकेट से जुड़ी हलचल सुनिएगा, बताइएगा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आज का शो प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए, आज तक रेडियो सुनते रहिए और हैप्पी वीकेंड।